हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश अकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है उद्योग। तो आज हम शुरू करते हैं फिर से। बहुत दिन तक हम वीडियो नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। चलिए फिर से आज हम शुरू करते हैं। आज सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी फिर बीपीएससी टीआरई 4 या फिर एईडीओ बाकी अदर एग्जामिनेशन के लिए भी एनसीईआरटी बुक आप लोग सभी जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चले हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ हम फिर से शुरू करते हैं। आज फिर से शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है उद्योग। तो चले पढ़ाई करते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। जैसे इस तरह का। अब देखते हैं कि उद्योग का वर्गीकरण, उद्योगों का कितने वर्गीकरण में विभाजित किया गया है, अब इसके बारे में हमको जानना है। जैसे देखा जाए कि उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। देखा जाए कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। आकार उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या
और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग के जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक है और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जैसे देखा जाए स्वामित्व पे, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। जैसे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब उद्योग है, उसका अवस्थिति को क्या क्या चीज़, कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित कर रहा है, अब इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखा जाए वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या तो सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। जैसे देखा जाए कि ये है, जैसे ये उद्योग में अवस्थिति संबंधी कारक क्या क्या है। कच्चे माल है, विद्युत है, भूमि है, परिवहन है, संचार है, श्रम मतलब मजदूर है, पूंजी है, बाजार है, जल है। जब तक ये सभी चीज़ नहीं होगा तब तक उद्योग का अवस्थिति नहीं हो सकता है। अब औद्योगिक तंत्र, इसमें क्या है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं। कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद है और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह भी क्या है, उत्पादन है। जैसे देखा जाए औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपने निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। जैसे देखा जाए, इस तरह से देखा जाए कि बुक में पूरा विश्व का मानचित्र दिया है जो यहाँ इस तरह से दिखा रहा है
तो इसमें बुक के माध्यम से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। और फिर आगे है कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है, जैसे मुंबई, पुणे, समुद्र, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये सभी है। औद्योगिक विपदा, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है इसको आप देखते हैं कि औद्योगिक विपदा क्या है। उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को लगभग 0.30 मतलब बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को ये दुर्घटना घटी थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था। ये क्वेश्चन जब पूछता है तो इसमें यही पूछता है कि किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप जो भी चीज़ उठाएं लगभग बार देखने के लिए मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद है कि 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बच गए थे। वे आज भी एक या अधिक बीमारियां जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। देखा जाए 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकाओ चोंगगिंग में गैस को विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस तरह से जोखिम कम करने के उपाय क्या क्या है ये अब देखेंगे। बुक में दिया हुआ है कि जोखिम कम करने का क्या उपाय है। इस तरह से तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रह और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है कि आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडार क्षमता की सीमा होनी चाहिए। और पांचवा है कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। इस तरह से दिया है। ये बॉक्स में है कि उभरते हुए उद्योग यानी सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण। अब हम उद्योगों का वितरण देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है: जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है। इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ
लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा, इस तरह से जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल को इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विकास विशाल क्षेत्रों में केंद्रीय होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर, कर्नाटक में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में सलेम, तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। ये क्वेश्चन पूछता है कि निजी है कि स्वामित्व है, ऐसे करके, तो ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वारेखा और खरगई नदियों के संगम के समीप साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टिस्को का शुरुआत कब हुआ था, तो 1907 में। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अब ये सब दिया हुआ है ग्राफ के माध्यम से, तो ये बुक से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब आगे है, साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोयलाकत्ता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई,
जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन के चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचनाएं के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है, जैसे पिट्सबर्ग। अब पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ना कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगेहेला और एल्लेघनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेहेला और एल्लेघनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इस तरह से बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन पांचों झील में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च उधर प्रवाह पर स्थित है। इस तरह से ये चैप्टर अब समाप्त हुआ और देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें किस तरह का वीडियो आप लोग का चाहिए, किस तरह का कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। इस तरह से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी मिले। दोस्त आप लोग सहायता करें ताकि हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर सकें।